हेलो फ्रेंड्स, एनएसजी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के प्रमुख सेगमेंट या फिर इम्पोर्टेंट सेगमेंट 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया और किस प्रकार से इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया और इनके अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों को या विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, जिसके आधार पर आज 2020 में या फिर हम कहें 1950 से 2020 के बीच में किस प्रकार से भारत में आर्थिक विकास हुआ या फिर आर्थिक विकास की रफ्तार देश ने पकड़ी। हम उन सभी या फिर हम कहें 70 वर्ष के सेगमेंट या 70 वर्ष के इतिहास को हम 5-5 वर्षों में बांट कर यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जैसा कि सरकार ने यहाँ पर कार्यक्रम चलाए। हालांकि अब तो पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसको उसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। NITI नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, वो यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जाती, जिसके लिए योजना आयोग का अब यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं रह गया था। और बदलते परिदृश्य में भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी और साथ ही साथ स्पेस या फिर हम कहें अंतरिक्ष या फिर हम कहें कि नई दुनिया में भारत को सक्षम शक्ति बनाने के लिए योजना आयोग में परिवर्तन अपेक्षित था, जो कि सरकार ने प्रथम कहा जाए कि प्रथम जो पार्ट 1 आया था मोदी सरकार का, उसमें ये निर्णय यहाँ पर लिया गया था और इसको चेंज करके या योजना आयोग का नाम बदल कर यहाँ पर उसका नाम नीति आयोग करके उसके कार्यों को भी व्यापक रूप से बदलाव कर दिया गया और इसकी संरचना में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो यहाँ पर हम चर्चा योजना आयोग और नीति आयोग के बीच द्वंद्व को या मुद्दों को ना देखते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे लागू की गई या इन कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी। इन पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेके 2017 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई या फिर चली, इन योजनाओं में क्या क्या विकास भारत में हुआ। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि भारत जो था 1947 में आज़ाद हुआ। हम कहें 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय ना तो देश में एक संविधान था, ना ही हमारे पास ये आंकड़ा था या फिर हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम त्वरित विकास स्थिति में हम वहाँ पर कर सकें। तो सबसे पहले किया गया संविधान का निर्माण, जो कि 1950 में या फिर हम कहें 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हुआ। अब बड़ी समस्या ये आई कि इस समय यानी 1950 के समय दुनिया में दो मॉडल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिनमें से एक था समाजवादी मॉडल या समाजवादी व्यवस्था और दूसरी थी पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था का जो मुख्य रूप था या मुख्य देश था जो जिसका अगुवा बना हुआ था, वो था USSR, जिसको हम वर्तमान में सोवियत संघ रूस के नाम से जानते हैं। और पूंजीवादी देशों में हम देखें तो पश्चिमी देश, खासतौर पर अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के कुछ देश, यूरोप महाद्वीप के देश और वर्तमान में अमेरिका, ये सब पूंजीवादी मॉडल के देश थे। अगर इन दोनों मॉडल की हम परिभाषाएं समझना चाहें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से या फिर समाजवादी व्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात जितने भी देश में उत्पादन हो रहा है, क्या उत्पादन होगा क्या नहीं होगा, यह सब निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी। और यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन जो भी होता है वह जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी राष्ट्र की जनता, यानी यहाँ पर अधिकतम कल्याण का भाव प्रेरित होता है। अगर देश में रोटी की आवश्यकता अधिक है तो देश में रोटी का उत्पादन अधिक ज़्यादा होगा और मशीनरी का उत्पादन यहाँ पर कम होगा, और जो रोटी वितरित की जाएगी वो कम रेट में होगी। इसमें सरकार सब्सिडी देगी, सरकार का हस्तक्षेप होगा कि अधिक से अधिक या सभी लोगों तक उचित खाद्यान्न या फिर रोटी वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ काम नहीं करता है। यहाँ पर सरकार लाभ के लिए काम नहीं करती, यहाँ पर सरकार काम करती है सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, कि अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, सामाजिक कल्याण हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, कैसे होगा, ये सब नियंत्रण कौन करेगा, पूंजीवादी, पूंजीपति लोग यहाँ पर करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ पर कार्य करती है। अर्थात जैसे कि ये पेन है और इस
पेन की डिमांड किसी देश में 10 पेन की डिमांड है, और मान लेते हैं उसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम कर रही है, और जिस देश में इस 10 पेन की आवश्यकता है उसमें पूंजीपति क्या करेंगे, 10 पेन का उत्पादन ना करके 8 का उत्पादन करेंगे, क्योंकि डिमांड 10 की है, मार्केट में आएंगे 8। जब 8 आएंगे और डिमांड 10 की है तो 2 पेन की यहाँ पर कमी होगी, जिससे इन 8 पेन को खरीदने वाले क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और जो अधिक मूल्य देगा वो क्या करेगा, पेन को ले लेगा। इस प्रकार से पूंजीपतियों का लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर सामाजिक कल्याण की कोई भी भावना निहित नहीं होती, वो सिर्फ लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा कितना लाभ हो रहा है, कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। वह उसी वस्तु की का उत्पादन अधिक करेंगे जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है। उन्हें सामाजिक कल्याण से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ पर कार्य करते हैं, प्रॉफिट पर कार्य करते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशल वेलफेयर पर कार्य करती है, उसका उसका मानना मानव है कि मानव का कल्याण है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानव को सिर्फ लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ पर 1950 के आसपास भारत के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट था। इस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। प्रथम गुट यहाँ पर समाजवादी था, जिसमें प्रमुख नेता था यूएसएसआर, हमने भी बताया है, चर्चा की है। और दूसरा गुट था पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रमुख था अमेरिका या यूएसए। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, परमाणु बम गिराए, और जिससे अमेरिका या फिर यूएसए पूरी दुनिया की निर्विवाद एक महाशक्ति बन गया। इस समय यूएसएसआर दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि पहले दोनों बराबर की दावेदारी प्रस्तुत करते थे। लेकिन अब जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो वह शस्त्रों की होड़ में आगे निकल गया, सक्षम हो गया, जबकि यूएसएसआर के पास अभी परमाणु बम थे नहीं, तो यूएसएसआर को स्थान मिला दूसरा दुनिया में। अब ये दो गुट अलग अलग अपनी व्यवस्था में देशों को शामिल करना इन्होंने शुरू कर दिया कि जिसके पक्ष में जितने ज़्यादा देश होंगे वही क्या करेगा, दुनिया पे राज करेगा। तो यहाँ पर दो व्यवस्थाएं तेजी से फैलनी शुरू हुई, जिसमें से एक थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर भारत के समक्ष एक संकट था, क्योंकि अभी हाल ही में तो भारत आज़ाद हुआ था, और भारत नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर किसी अन्य देश का क्या हो, प्रभुत्व हो, क्योंकि वो लगभग 257 से 1947 तक के समय काल को गुलामी के काल में वह देख चुका था कि जब दूसरा देश किसी देश पर अधिकार करता है तो वहाँ पर कैसी स्थिति पैदा होती है, कैसी स्थिति का निर्माण वहाँ पर होता है। तो अब भारत के समक्ष एक कठिनाई थी, वो किस अर्थव्यवस्था को अपनाए। अगर वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है तो रूस के पक्ष में जाता है, और अन्य देश जो पश्चिमी देश थे और यूएसए था जो तकनीक में आगे थे, उनसे वो क्या होता, कटता चला जाता। और अगर वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाता तो यूएसएसआर जो समाज पर बल देता था, हम कहें कि चीन के उत्तर में जिसका जो स्थित है, उससे हम क्या होते, दूर होते। तो भारत ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने अपनाया इन दोनों की मिली जुली अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी के भी गुण थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण थे, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण विद्यमान थे। और इस अर्थव्यवस्था को नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पूंजीवादी लक्षण भी समाहित थे और समाजवादी लक्षण भी समाहित थे। सरकार ने क्या किया, या फिर हम कहें भारत में क्या किया, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना के अपने समस्या का कर लिया समाधान, यहाँ पर कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार ने क्या किया, सरकार भी उत्पादन कर रही थी, और सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा था, उत्पादन कर रहा था, और दोनों मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और इस संकट का समाधान इस प्रकार से किया गया कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार ने अपने आप को दो पटरियों की तरह मान लिया कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या है, पटरियां हैं, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ चलेंगी, तो बीच में एक जो निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित इकोनॉमी यहाँ पर नाम दे दिया गया, और कहा गया कि हम ऐसे काम यहाँ पर करेंगे। तो दोनों के गुण यहाँ पर समाहित दिखाई दिए। अब बड़ी समस्या ये थी कि भारत कैसे विकास करे, वह कैसे लक्ष्य बनाए, या फिर कैसे वह कार्य करे कि भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी विकास यहाँ पर
हो और यहाँ पर जो समस्याएं विद्यमान थी उन समस्याओं को यहाँ पर दूर किया जाए। तो 1929 में पूरी दुनिया में एक मंदी आई जिसको कहा गया महान मंदी या ग्रेट डिप्रेशन जिसको नाम दिया गया। और इस डिसीजन में या फिर हम कहें इस आर्थिक महामंदी में जो शुरू हुई अमेरिका से, यानी अमेरिका के जो शेयर मार्केट थे वो धड़ाम से या फिर बहुत तेजी से नीचे गिरने शुरू हो गए और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई दिया। इसमें केवल एकमात्र एक देश था यूएसएसआर जिस पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर 1917 में हो गई थी क्रांति जिसको कहा गया रूस की साम्यवादी क्रांति, और वहाँ से वहाँ पर सरकार का नियंत्रण होना शुरू हो गया। अमेरिका में क्या था, पूंजीपतियों का नियंत्रण था और वो लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते थे। जब उनको व्यापार में लाभ कम दिखाई दिया तो उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकालना बाहर कर दिया और पैसे को वो निकालते चले गए। इससे शेयर मार्केट बाहर क्या हुए, नीचे गिरना शुरू हो गए। जबकि यूएसएसआर पर सरकारी पूरा नियंत्रण था, इसलिए वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया। और वहाँ पर यूएसएसआर में वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को बनाकर काम किया जा रहा था। तो भारत ने भी 1950 में क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने की बात की और यहीं से शुरुआत होती है पंचवर्षीय योजनाओं की। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, किसका एक उपाध्यक्ष था। योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। योजना आयोग का कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना कि हम 5 वर्ष में क्या कार्य करेंगे या हमें 5 वर्ष में हमें कौन कौन से लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करने हैं या फिर 5 वर्ष में कौन कौन से लक्ष्य हमें यहाँ पर बनाने हैं। 1952 में एक और संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इस राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते हैं। इसके इन दोनों के अगर हम कहें पंचवर्षीय क्या नाम, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह नेहरू, योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा साहब। योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा साहब। योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1917 में क्या हुआ, 2017 में जब 14 में जब मोदी सरकार आई उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम योजना आयोग को अलग करके एक नया आयोग यहाँ पर बनाएंगे या नई संस्था बनाएंगे जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष बने कौन या रहे कौन, नरेंद्र मोदी। और इस समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे इसके उपाध्यक्ष। तो हम कह सकते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और अगर हम कहें कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया यहाँ पर थे। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर दिया जाता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे उनको कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दर्जा दिया गया था। और इस आयोग का पूरा काम था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, उसका कार्य था इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। योजना आयोग का कार्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना था और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में बात करना यहाँ पर था। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। याद रखना, हमने अब या भारत ने अभी योजना आयोग को समाप्त किया है, राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पर कार्य करती है, लेकिन नीति आयोग के आगे उसके कार्य अब गौड़ या फिर अदृश्य से दिखाई यहाँ पर पड़ते हैं, क्योंकि नीति आयोग हर क्षेत्र में काम करता चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग कोई नया इंडेक्स बना रहा है, कोई वाटर इंडेक्स लेकर आ रहा है, तो कोई एजुकेशन इंडेक्स लेकर आ रहा है, कोई तकनीक के क्षेत्र में अगर वो कार्य कर रहा है, तो नीति आयोग के जो पंख हैं या फिर जो हाथ हैं वो सभी दिशाओं में खुलते लगातार चले जा रहे हैं। और योजना आयोग की जगह अगर हम कहें तो नीति आयोग अब बेहतर दृष्टि से नए युग में नई शुरुआत यहाँ पर कर रहा है या अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो योजना आयोग का कार्य यहाँ पर क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। हमने यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया है। याद रखना, कई बार प्रश्न बनता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की, तो यूएसएसआर जिसको हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, और वहां से हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर अपनाया। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू की गई। 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और 1956 तक यहाँ पर वो चली।
अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी या किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो आधारित थी किस पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अब जो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इस समय भारत का कठिन समय था। यानी इस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और खराब स्थिति इस समय भारत की थी। भारत के पास जो धन था वो पूरा का पूरा विदेश में या फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर चूस लिया और पूरा का पूरा ब्रिटेन पहुंच चुका था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को तोड़कर दो देश यहाँ पर बन गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। इस समय बड़ी समस्या थी खाद्यान्न समस्या। हमारी जनसंख्या अधिक थी और जनसंख्या के एवज में हमारे पास खाद्यान्न भोजन उनको देने के लिए था नहीं, उत्पादन इतना होता नहीं था। और अगर हम कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर ब्रिटेन ने भारत में नकदी फसल, जैसे हम कहें नील की खेती, गन्ना की खेती, तंबाकू की खेती या फिर हम कहें कपास की खेती, इसके लिए भारत की जो अन्य फसलें थी उसकी क्या कर दी, बलि यहाँ पर चढ़ा दी। तो नकदी फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता था, लेकिन खाद्यान्न फसल यहाँ पर क्या थी, भारत में इतनी सक्षम नहीं थी और वो भारत के लोगों का पेट भरने के लिए सक्षम नहीं थी। एक अन्य बात यहाँ पर ये थी कि 1947 में जब जो दो देश यहाँ पर बने, भारत और पाकिस्तान, तो ये कहा गया कि जिसको जहाँ रहना है वहीं रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद, विभाजन के बाद, आज़ादी के बाद दंगे और भी बढ़ गए। जो कि गदर जो एक फिल्म आई थी सनी देओल की, उसमें हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से ट्रेन में लोग गुथे चले आ रहे हैं या फिर हम कहें गाड़ियाँ लाशों से भरी यहाँ पर चली आ रही थी। तो इस समय शरणार्थी बहुत ज़्यादा थे। जो व्यक्ति जो व्यक्ति पाकिस्तान में थे और जो अन्य जाति के थे, हम कहें या वर्ग के थे, मुस्लिम जाति से अलग थे, उन पर अत्याचार हुआ। और ये यहाँ पर भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ। तो लोग क्या किए, यहाँ से वहाँ पर होने के लिए, या फिर कहें कि जो बॉर्डर के निकटतम थे, यानी कि हम कहें कि जो कश्मीर वाला एरिया है, फिर जो एरिया है पाकिस्तान वाला, वहाँ के लोग थे। और कहीं बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश वाला जो एरिया था, वहाँ के लोग थे, वो यहाँ वहाँ होने पर क्या हो गया, शुरू हो गए और शरणार्थियों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। इससे निपटने के लिए 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापक विकास बात यहाँ पर की गई और 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही भाग था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, क्योंकि इस समय हमारे पास कुछ था, तो वो था कृषि या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास था, प्राथमिक क्षेत्र हमारे पास था, तो उसका विकास यहाँ पर करना था। तो अमेरिका में क्या हुआ, टेनेसी घाटी परियोजना वहाँ पर शुरू हुई थी। टेनेसी नदी है वहाँ पर, टेनेसी घाटी परियोजना शुरू हुई, जिस पर प्रमुख बहुउद्देशीय बांध बनाए गए और वही काम भारत में किया गया। सिंचाई की व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया कि अगर सिंचाई की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, अपने देश के लोगों का पेट यहाँ पर भर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर घाटियों का निर्माण किया गया, जैसे दामोदर घाटी परियोजनाएं है, ऐसी घाटियाँ यहाँ पर बनाई गई और सिंचाई की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो पूरी की पूरी अगर हम देखें तो कृषि पर आधारित थी, या फिर कृषि पर उसका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर था। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया और 1953 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया जिसको कहा गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जिसका कार्य था सामाजिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि उस समय ना तो व्हाट्सअप था, ना फेसबुक थी, टीवी भी नहीं थी लोगों के पास, रेडियो रेडियो थे तो वो भी कम मात्रा में थे। तो उनकी जानकारी लोगों को देनी थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपके समुदाय का, आपका विकास यहाँ पर कर सकता था। साक्षरता दर लोगों की कम थी, शिक्षित थी नहीं, तो लोगों के यहाँ पर बोल बोल कर बताया गया। लेकिन देखें तो यह कार्यक्रम एक प्रकार से क्या रहा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक प्रकार से असफल रहा। यह असफल क्यों रहा, कैसे रहा, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमें यही समझना है कि कब ये शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना का भाग था, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1953 में क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई और इसमें जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 2.1% का। जो आर्थिक विकास का, जो जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया वो 2.1% का रखा गया और जो प्राप्त हुई वो 3.6% यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यह पंचवर्षीय योजना कैसी थी, सफल पंचवर्षीय योजना यहाँ पर मानी जाती है। इसके बाद आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना,
जो 1956 में शुरू हुई, जो 1956 से शुरू होकर 1961 तक चली, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस अर्थात प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जो कि बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे और जिनके ही नाम पर सांख्यिकी दिवस यहाँ पर देश में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जो थे, उन्होंने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनके ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है। कई बार दे देते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना इतने से इतने वर्ष तक लागू रही, तो वो हमें वहाँ पर देखना पड़ता है कि किस वर्ष। तो 1951 से 1956 तक और 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू रही। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हमने कृषि पर फोकस किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर उद्योग पर फोकस किया गया। कृषि में हमने क्या किया कि विभिन्न घाटियां बना दी गई, जिससे सिंचाई के स्कोप क्या हुआ, थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पर देखा गया, नेहरू जी ने देखा कि हमें इसके साथ साथ उद्योग को भी बढ़ावा देना है, तो उन्होंने क्या किया, उद्योगों पर भी ध्यान देना यहाँ पर शुरू कर दिया। और इसी के अंतर्गत राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से उद्योग स्थापित किए गए। स्टील प्लांट क्या हुए, वहाँ पर जो प्लांट थे वो वहाँ पर स्थापित किए गए। और इसके साथ ही इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव भी यहाँ पर स्थापना इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो राउरकेला था वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, और इसका सहयोगी राष्ट्र कौन सा है, जर्मनी। और जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है, इसका सहयोगी राज्य क्या है, रूस। और जो कि दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है, इसका सहयोगी राष्ट्र कौन सा है, ब्रिटेन। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि भिलाई जो संयंत्र है उसमें किस देश ने हेल्प की या किस देश ने सहायता प्रदान की, या फिर दुर्गापुर कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, किस देश ने सहायता प्रदान की, तो ब्रिटेन ने। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र को या किस प्लांट को या फिर किस स्थिति को किस देश ने यहाँ पर सहायता प्रदान की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक क्या हुई, लागू रही। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एक और समझौता किया गया यूएसए के साथ। 1957 में PL480 एग्रीमेंट हमने क्या किया, साइन किया या समझौता किया यूएसए के साथ, जिसमें कहा गया कि यूएसए भारत को खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा। भारत की स्थिति भी कैसी भी हो, हर स्थिति में यूएसए क्या करेगा, भारत में खाद्यान्न, गेहूं का या फिर खाद्य अनाज का क्या करेगा, भारत में निर्यात करेगा, भारत को भेजेगा, जिससे भारत अपने लोगों की भूख को मिटा सके। ये एग्रीमेंट हुआ था जब 1962 में युद्ध हुआ चीन के साथ, और उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर PL480 के समझौता जो था उसका हनन भी हुआ, उसका उल्लंघन भी यूएसए ने किया। और इसी हनन या उल्लंघन ने हमें एक सबक प्रदान कर दिया, जिससे हमने फिर शुरू किया कि पंचवर्षीय योजनाएं। तो यहाँ पर याद, इसके बाद हमने शुरू किया कि हरित क्रांति, सॉरी पंचवर्षीय योजना ने हरित क्रांति हमने वहाँ पर क्या की, शुरू की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 1961 तक यहाँ पर चली। तो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भी कार्य किए गए थे वो हमने यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की। अब हमारी बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच, यह भारत की असफल पंचवर्षीय योजना है, या फिर हम कहें यह भारत की असफल पंचवर्षीय योजना रही। कारण क्या था, कारण ये था कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इन दो युद्धों ने भारत की स्थिति जर्जर कर दी, जिससे भारत का जो धन था या भारत का जो पैसा था, वो पैसा हम अब विकास में ना लगा के हथियारों के निर्माण में लगाना हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हमने देख लिया कि अगर हम हथियारों पर नहीं जाएंगे, सैन्य रक्षा को या रक्षा क्षेत्र को हम मजबूत नहीं करेंगे, तो लगातार हमारे ऊपर ऐसे हमले होते रहेंगे। तो 1961 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो बहुत सारे कार्य यहाँ पर इसमें भी किए गए, जिसमें से 1964 में झारखंड के बोकारो में एक प्लांट की स्थापना की गई। 1964 में ही यूटीआई जो म्यूचुअल फंड का कार्य करती है उसकी स्थापना की गई। आईडीबीआई की स्थापना की गई 1964 में। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई।
और साथ ही साथ CSCP की स्थापना भी यहाँ पर क्या की गई, 1964 में की गई। तो 1964 में जो स्थापनाएं हुई वो IDBI बैंक की हुई, CSCP की स्थापना हुई और साथ ही साथ UTI की स्थापना यहाँ पर 1964 में की गई। और झारखंड में बोकारो में भी एक स्टील प्लांट की स्थापना या फिर हम कहें आयरन प्लांट की स्थापना यहाँ पर की गई। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी यहाँ पर की गई, जो कि आज वर्तमान में क्या करता है, समाज जो PDS सिस्टम है, जो राशन के द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है, वो कार्य FCI यहाँ पर करता है। PL480 जो एग्रीमेंट था जो 1957 में किया था भारत ने अमेरिका के साथ, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय उसने भारत को खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया या फिर उसमें डिले कर दिया एक प्रकार से, और हमारे यहाँ क्या हुई, खाद्यान्न की कमी हो गई, जो जिस कमी के कारण देश में असंतोष सा फैला। जब युद्ध होता है तो युद्ध में सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं और जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जब सारे विकास के कार्य रुकेंगे या फिर हम कहें जब युद्ध चल रहा है तो सारी फैक्ट्रियां बंद होंगी और अगर ये जब सामान्य स्थिति में जब फैक्ट्रियां खुली हैं तो इस पेन की कीमत अगर 5 रुपये है तो युद्ध काल में इस पेन की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पेन का निर्माण तो हो नहीं रहा है, जो पेन है वो मार्केट में ही है, कारखाने बंद हैं। जब निर्माण नहीं होगा तो डिमांड क्या है, ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे इस पेन की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। और 1962 और 1965 के युद्ध में क्या हुआ, भारत में एक बहुत ही तेजी के साथ क्या हुई, मुद्रास्फीति बढ़ती चली गई और खाद्यान्न वस्तुओं की जो कीमत थी वो भी यहाँ पर बड़ी समस्या यह उत्पन्न हुई कि भारत को अपने लोगों को ही भोजन देने की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो फिर इस समय भारत ने एक और संकट झेला और इस संकट में ही क्या हुआ, हम सामने निकल कर आए कि हम क्या करेंगे, हरित क्रांति शुरू करेंगे। और 1966 में क्या है कि भारत ने हरित क्रांति शुरू की और वर्तमान में क्या है, भारत आज क्या है, या राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है वो खाद्यान्न में कैसा है, सक्षम राष्ट्र यहाँ पर है। जब चीन से युद्ध हुआ और चीन से युद्ध में हार जाने के बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू अटैक आया, अटैक से क्या हो गई, उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई। अब राष्ट्र को संभालने के लिए कोई ऐसा मजबूत नेता यहाँ पर जिसको चाहिए था और प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान ने यह समझा कि जब चीन ने भारत को हरा दिया तो हम पाकिस्तान ने समझा कि अब चीन ने भारत को हरा दिया और चीन हमारी सहायता करेगा तो हम भी क्या करेंगे, भारत को हरा सकते हैं और अपने क्षेत्र को और भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, भारत पर बढ़त हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या ये थी कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री, और यहाँ पर बहुत बड़ी देखा जाए तो 1962 की हार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था और जहाँ पर भारत ने उम्मीद भी नहीं की थी कि हम पर भी कोई राष्ट्र आक्रमण करेगा, हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और वो राष्ट्र हमारा पड़ोसी होगा जिस पर हमें अपूर्ण या जिस पर हमें संपूर्ण विश्वास था, उसी राष्ट्र ने क्या कर दिया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कई कारण थे, हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक कारण था, इस समय आक्रमण के कई कारण थे। और अगर हम कहा जाए तो इस समय जो स्थिति बनी अभी हमने कुछ समय पहले देखा किस प्रकार से काला पानी विवाद सामने आया, या फिर हम कहें किस प्रकार से जो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो झीलों के पास वाले जो फिंगर वाले एरियाज थे वहाँ पर विवाद सामने आया, चाइना और भारत के बीच हाथापाई भी हुई, ये भी उसी दौरान भी ऐसी स्थितियाँ निर्मित वहाँ पर होने लगी थी जैसी स्थिति आज भी निर्मित होने लगी। लेकिन उस समय की बात अलग थी, 1962 का इंडिया अलग था और आज का इंडिया कैसा है, अलग है। 1962 में या हम कहें कि आज़ादी के बाद भारत ने तेज विकास दर अपनाई, या भारत लगातार क्या कर रहा था, चीन से अधिक विकास दर के साथ विकास कर रहा था और साथ ही साथ भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी पूरी दुनिया में। जैसे हम देखें, हम नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन के हम क्या बने थे, नेता बने हुए थे, सबसे बड़े नेता थे। और ये शायद यही यहाँ पर चीन को पसंद नहीं आया कि भारत उससे आगे निकलता चला जा रहा है विकास दर में भी, और विकास दर के साथ साथ दुनिया में अपनी स्थापना वो लगातार करता जा रहा था। तो उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इसके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए या फिर इसको दुनिया के सामने नीचे दिखाया जाए। और 1962 के युद्ध का शायद यही एक कारण हमें दिखाई देता है कि भारत को पूरी दुनिया के सामने यह दिखाना, चीन को यह दिखाना था कि एशिया की महाशक्ति भारत नहीं है बल्कि चीन है या फिर चाइना है, जो कि पूरे एशिया का क्या कर सकता है, नेता बन सकता है। और भारत इस समय लगातार आगे बढ़ रहा था हर क्षेत्र में, तो उसको भी एक
एक प्रकार से लग रहा था चीन को कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हमारी तो कोई बिसात रहेगी नहीं। तो 1962 में यहाँ पर युद्ध किया गया, या उसने युद्ध थोपा और युद्ध विराम की घोषणा भी उसने ही की। बड़ी बात तो यही है, युद्ध विराम की अचानक घोषणा कर दी और पीछे वहां पर हट गया। अब 1965 में पाकिस्तान ने भी सोच लिया कि चीन ने हरा दिया तो हम भी हरा देंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति परिवर्तित हो गई थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भी बहुत सक्षम प्रधानमंत्री रहे हैं, इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री भी सक्षम प्रधानमंत्री रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के समय जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उन्होंने वो समझ गए थे कि जो देश में आत्मविश्वास की कमी है उसको पूरा करने के लिए युद्ध जीतना अनिवार्य है। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था या टूट रहा था। राष्ट्र जो था वो हार से अपमानित महसूस कर रहा था पूरी दुनिया में। और इसी समय एक अवसर मिला जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसको वो भुनाना चाहते थे। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि हम क्या करेंगे, सक्षम बनेंगे अपने आप को। यहाँ पर जवान सीमा पर कार्य करेगा और किसान कहाँ पर कार्य करेगा, खेतों में, जिससे खाद्यान्न की समस्या भी ना हो और सैनिकों के द्वारा राष्ट्र की रक्षा भी की जा सके। और 1965 में जब हम युद्ध जीते तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या हुई, पूरी की पूरी परिवर्तित यहाँ पर हो गई। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1961 से 1966 तक यहाँ पर चली, जो कि भारत की एक असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। कोई भी राष्ट्र हो, जिस राष्ट्र में अगर शांति है तो वहाँ पर योजनाएं काम करेंगी। यहाँ पर दो युद्ध हमने झेले और इन दोनों युद्धों में ही क्या हुआ, राष्ट्र की स्थिति बिगड़ गई। यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आ रही थी 1965 के आसपास, जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ पर कहा गया कि भारत में सभी लोग तो मानने वाले थे कि हिंदी को अपनाया जाए, लेकिन संविधान ने व्यवस्था की कि भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ यहाँ पर चलेंगे। और कई भाषाओं का वहाँ पर प्रावधान भी किया गया। और यहाँ पर समय दिया गया कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो अन्य राज्य हैं, वो 10-15 वर्षों में क्या करेंगे, 15 वर्षों में क्या करेंगे, हिंदी को सीख लेंगे। और 1965 में वह 15 वर्ष का जो क्राइटेरिया था वो खत्म होने जा रहा था। तो यहाँ पर भारत में भाषाई विवाद भी बढ़ने वाला था। बढ़ने वाला क्या था, बढ़ ही गया था और सड़कों पर वो हमें दिखाई देने लगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो थी 1962 की चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में ही यहाँ पर भारत में भाषाई आंदोलन या फिर हम कहें भाषा की समस्या या लैंग्वेज की समस्या यहाँ पर थी, जिस कारण से पंचवर्षीय योजना कैसी हो गई, असफल हो गई। इसके बाद 1966 से 1969 यानी 3 वर्ष तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू यहाँ पर नहीं की गई। 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। इसमें एक एक साल के छोटे छोटे लक्ष्य बनाए गए, क्योंकि हमारी स्थिति इस समय पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने की नहीं थी। और इन तीनों योजनाओं को कहा गया ट्रिकल डाउन थ्योरी। और ये तीनों योजनाएं ट्रिकल डाउन थ्योरी पर क्या थी, आधारित थी। या फिर हम कहें एक एक वर्ष की जो 3 योजनाएं थी वो ट्रिकल डाउन 1966 से 1969 तक क्या थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित थी। जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, अलग अलग पंचवर्षीय योजना यहाँ पर थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जो कि हेराल्ड डॉमर सिद्धांत पर क्या थी, आधारित थी या मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। और 1966 के बाद 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू नहीं की गई और एक एक वर्ष की छोटे छोटे लक्ष्य यहाँ पर बनाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार से 1969 तक हमने देखा। और आगे की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसको हम कहें 1969 से 1974 तक चली, जिसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, उसको हम अगली क्लास में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से अन्य पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। इकोनॉमी की क्लास का उद्देश्य यही है कि जितनी भी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था स्टूडेंट को कठिन लगती है, हालांकि कठिन नहीं है, उसको एक लय में पढ़ा जाए या फिर तारतम्य में पढ़ा जाए, बांध कर पढ़ा जाए, तब वो समझ में आएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये योजना अभी पढ़ी, फिर एक पढ़ेंगे कुछ दिन बाद या किसी और टॉपिक के साथ। तो योजनाओं को बांध कर पढ़ा जाए तब वो काम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे काम करती थी, क्या था, कौन सी योजना में क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तब प्रश्न हमारे सामने आएंगे तो हम उनको अच्छे से डील कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय
योजना। इस प्रकार से हम 4 या 5 क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके बाद हम फिर लेंगे अपना बैंकिंग सेक्टर।